The very first thing, that is thanks to all the participants as well as to the university which gave me this opportunity to speak, interact with all of you. Okay, I'll not be going to get more formal with regard to discussion on what all things are happening, what the tradition is. I'll directly come to the point with regard to the research, because already we have compromised our 15 minutes. So we have to start with the discussion. Honestly, कल मैंने आप लोगों को ज्वाइन कर लिया था. काफी बच्चे अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला नाराज चल रहे हैं अभी, लेकिन जिनके भी थम्स डाउन थे या फिर जो नाराज होकर मैसेज कर रहे थे, दैट इज ऑल राइट. बट पेशेंस रिसर्च के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. मैं जब प्लेगरिज्म की बात करूंगा या कोई भी बात करूंगा तो उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है पेशेंस. सही बात है. तो एमजे मुल्ला और जो नाराज हो रखे थे उन सबको मैं बोलता हूँ पेशेंस के साथ में ही हम स्टार्ट करें तो मजा आता है. रीजन बीइंग यहाँ पे कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं है. ये एक बहुत सोचा समझा लंबे टाइम से जिसे विचार किया जा रहा था कि ऐसी कोई प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लोग एक साथ में आके इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कशंस करना शुरू करें. ये सारे डिस्कशंस तो हम कर ही लेंगे, लेकिन साथ में जब बात आती थी रिसर्च की, पेटेंट्स की, कॉपीराइट्स की, तो तकलीफ ये हो जाती थी कि जो हम लोग जिनके साथ में काम कर रहे थे, आई डोंट अंडरस्टैंड गुजराती. मैं हिंदी बोल रहा हूँ बच्चे, आई एम नॉट स्पीकिंग गुजराती. તમારે ગુજરાતી સમજવાની હોય તો કોઈ વાંધો નહીં, મારે ગુજરાતીમાં પણ કમ્युनिकेशन થઈ શકે. બટ ઓવર देयर प्लेगरिज्म जैसी बात हो जाएगी कि मैं बहुत सारे इधर उधर से शब्द उठा के यूज कर लूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी मैं गुजराती नहीं बोल सकता हूँ. एंड विथ रिगार्ड टू इंग्लिश, मुझे पहले से बोल दिया गया था कि आप थोड़ा कोशिश करें कि आप एक ऐसी लैंग्वेज के साथ में बढ़ें जिसमें सब जने कंफर्टेबल रह पाएं, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस से हैं. तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम इंग्लिश ले लेंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश ले लेंगे और थोड़ी बहुत हिंदी साथ में ले लेंगे. प्लेगरिज्म तो हमारे साथ में चालू है ही है, तो मिक्स करके इसे हम फॉल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि फॉल्सिफिकेशन के अंदर चीजें मिक्स कर दी जाती है. ठीक है, तो हम मिक्स करते हुए चले जाएंगे. डिस्कशन बिल्कुल अलाउड है. आप जहां पे कहीं पे भी मुझसे बात करना चाहें अनम्यूट करके आप बात करें, क्योंकि कल मैंने मोदी सर का चुपचाप से छुप के, ठीक है, वो लेक्चर अटेंड कर लिया था. ठीक है, अटेंड करके मुझे एक चीज बात समझ में आ गई थी कि सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जहां पे उन्होंने केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस किया था. केस स्टडी के साथ में किस तरीके से प्लेगरिज्म होता है, क्या होता है. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पिछले करीब करीब एक हफ्ते से आप लोग इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर बात सुन रहे होंगे. और जब कंटिन्यू हम ये करते हैं तो थोड़ा सा मोनोटोनस तरीके से वो बढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाते हैं हमारे सेशन. उसी तरीके से कभी कभी हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल्स के थ्रू टीचिंग पेडागोजी यूज की जाए तो बहुत सक्सेसफुल होती है. लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, जब हम ऑडियो विजुअल्स के थ्रू भी अगर टेक्नोलॉजी यूज करें, चौक और बोर्ड को हटा दें, लेकिन कंटिन्यू आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो वो भी थोड़ा सा बोरिंग जैसा हो जाता है. रीजन बीइंग अगेन इट विल बिकम मोनोटोनस. एक लेक्चर के अंदर एक टीचर आता है, वो आपके सामने कुछ वीडियो शो करता है, दूसरा वापस टीचर आता है, वो भी कुछ वीडियो शो करता है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस के थ्रू ही आपको करवाना था, तो फिर आपकी जरूरत क्या थी. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस व्हेन आई वर्क विद टू ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, वन बीइंग द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वन बीइंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बोथ बीइंग नंबर 1 इन गुजरात, एमएस यूनिवर्सिटी एज वेल एज निर्मा यूनिवर्सिटी. तो मैंने दोनों ही टीचिंग पेडागोजी को जब समझा, वहां पे जो बच्चे साथ में थे उनकी रिक्वायरमेंट को समझा, तो ये चीजें समझ में आई कि जितना हो सके हम इनफॉर्मल वे में डिस्कशंस करें, रादर देन हैविंग टीचिंग वी कैन हैव अ सेशंस जिसमें डिस्कशन दोनों साइड से हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. जब हम रिसर्च की बात करें तो एक बीच में मैं किताब पढ़ रहा था, डॉक्टर राधाकृष्णन की थी, उपनिषदों का संदेश. ठीक है, उसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया था. इंट्रोडक्शन के अंदर जिन्होंने किताब को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया था, उसके अंदर कुछ धर्म पे शब्द बात किया गया है, जिसको मैं बहुत ज्यादा, धर्म को तो मैं नहीं मानता हूँ. हालांकि ऐसा नहीं मैं अपने धर्म को नहीं मानता, मैं किसी भी तरह के धर्म के साथ में रिलेटेड किसी टॉपिक को नहीं मानता हूँ. तो मैं धर्म के ऊपर यहाँ पे ना बोल के 2 लाइन जो हिंदी की यहाँ पे लिखी मैं पढ़ता हूँ, उसके अंदर से रिसर्च के एथिक्स को कैसे पकड़ना है और किस तरीके से उसको समझना है, वो 2 लाइनों के अंदर मुझे यहाँ से धर्म के हिसाब से समझ में आता है. ये लिखते हैं, आज जो धर्म विमुखता है वह बहुत हद तक आध्यात्मिक जीवन पर धार्मिक रीति पद्धति के हावी हो जाने का परिणाम है. इसका मतलब क्या है? इस एक लाइन का मतलब ये है
कि आप लोग जब पूजा पाठ करते होंगे या हो सकता है नमाज पढ़ते हो या फिर चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जो भी आप करते हैं उस वक़्त आपको एक चीज़ ध्यान में आता होगा कि आप कितनी देर तक शांति से मन लगा के उस ईश्वर को याद करते हैं। अगर मैंने गलत नहीं हूँ तो अगर आधे घंटे की कोई पूजा करते हैं, तो करीब 20 मिनट तक तो वो उसकी सफाई करने में, उसके ऊपर हरा कपड़ा, लाल कपड़ा और वो रखने के अंदर फिर दीपक जलाने में घी का दीपक, तेल का दीपक, उसी के अंदर 20 मिनट्स तो उसने वो कहा यूज़ कि कर तुम लेते क्या हैं। 10 मिनट हार्डली वो शायद तक उस ईश्वर को याद करते हैं जिसके लिए ये सारा काम किया है। यही यहाँ पे है कि जो रीति-रिवाज है उसके अंदर आप फँस जाते हैं। Why I took this point over here? The reason is very, very clear. When I'm going to get into research, that time research design is something been planned. एक रिसर्च डिजाइन है जिसे प्लान किया गया है। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि जब मैं कुछ पब्लिकेशन करने जा रहा हूँ रिसर्च के थ्रू, तो उस डिजाइन को मुझे फॉलो करना है, जहाँ पे मैं पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर ले लेता हूँ, तीसरे नंबर पे मैं डेटा कलेक्शन करता हूँ, मेथोडोलॉजी यूज करता हूँ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनाता हूँ, फिर डेटा एनालिसिस कर दूंगा, फिर कंक्लूजन दे दूंगा, सजेशन दे दूंगा, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस दे दूंगा। दिस इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। एक बिल्कुल फॉर्मेट के अंदर इसको कर ली जाती है। तकलीफ कब हो जाती है इन सारी रिसर्चेस के अंदर, जब ये बोल दिया जाता है आपका काम ओरिजिनल है। काम ओरिजिनल करने के लिए आपको बता दिया गया और उस ओरिजिनल काम के साथ में आपके सामने एक कंडीशन भी रख दी कि ये आपका जो ओरिजिनल वर्क है उसको जब आप पब्लिश करने का विचार करेंगे तो उस पब्लिकेशन के टाइम पे आपके पास में एटलीस्ट 5,000 से 8,000 वर्ड्स हों, तो मैं आपको अपनी जर्नल में आपके रिसर्च आर्टिकल को एक्सेप्ट कर दूंगा। अब 5,000 से 8,000 वर्ड एक नए आइडिया के ऊपर मैं कहाँ से लेके ये यहाँ पे प्लेगरिज्म ये फिर हम जो बोलते हैं रिसर्च मिसकंडक्ट जो होता है साइंटिफिक, ये सारी यहाँ से रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। जब आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार नहीं करते हैं रिसर्च फील्ड के लिए, आप डायरेक्टली उसमें जंप कर लेते हैं, पैराशूट जंपर्स की तरह एंटर हो जाते हैं, यू डजंट अंडरस्टैंड द रिसर्च डिजाइन एंड वन फाइन डे यू राइट समथिंग एंड यू आर गोइंग टू क्लेम मैंने एक रिसर्च की है और मैं उसको पब्लिश करना चाहता हूँ, ओरिजिनल आइडिया है और आप कुछ लिख के मुझे दे देते हैं, आप बोलते हैं इसे आप रिसर्च पब्लिकेशन कंसीडर कर लें। दैट टाइम मे बी आई एम गोइंग टू से नो सॉरी डियर आई कांट कंसीडर इट। आपके मन में आता होगा बिल्कुल ओरिजिनल है, मैंने किसी से चुराया नहीं है, फिर भी आप इसको रिसर्च क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। वहां पे रीजन आ जाता है क्या आपने रिव्यू किया है या नहीं किया है, क्योंकि रिसर्च ये शब्द अपने आप में बहुत क्लियर बोल रहा है, रिसर्च आपको दोबारा सर्च करना है तो ही वो रिसर्च होगा। अदरवाइज आप एक रिसर्च के नाम पे ऐसे लिख सकते हैं कि आपने डिस्कवरी कर ली है, बट दैट डिस्कवरी कुड बी जस्ट एन एसे। रीजन बीइंग वहां पे आपने रिसर्च मींस आपने कुछ क्लेम नहीं किया, किसी को साइट नहीं किया, किसी का रेफरेंस नहीं लिया है और आपने डायरेक्टली कुछ क्लेम किया, उसकी क्या गारंटी है कि वो फर्स्ट टाइम आपके थ्रू ही आ रहा, हो सकता है उससे पहले कई जनों ने उसको डिस्कस कर लिया हो। यही रीजन है कि आज से कुछ साल पहले एक नोबेल प्राइज मिला जापानीज साइंटिस्ट को, हार्डली आई थिंक बिफोर 2 years ओनली। उन्होंने ये जो प्राइज जीता है उसकी रिसर्च क्या थी, रिसर्च ये थी फास्टिंग के थ्रू ह्यूमन बॉडी के ऊपर कितने गुड इम्पैक्ट्स आते हैं फास्टिंग के थ्रू। ये शायद रोजा रखने वाले भी जानते होंगे, फास्टिंग आप 1 महीने का करते हैं, हम नवरात्रि में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। वी स्टार्टेड क्लेमिंग इंडियन कल्चर के हिसाब से, जिनको पता था कल्चर, उन्होंने तो इमीडिएटली आयुर्वेद और सारी बातें लेके पहुंच गए कि ये तो हम बहुत पहले से फास्ट तो करते हैं। तो इसमें नया किया था जो उन्होंने कर लिया, नया ये था कि उन्होंने रिसर्च की। आपने तो आइडियोलॉजिकल वे के अंदर जो स्टेटमेंट आपके पुराने थे वो आपने बोल दिए, लेकिन उसके पीछे की साइंटिफिक जो जस्टिफिकेशंस, वेरिएबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, ये तो कहीं पे भी आपने बात नहीं किया, ठीक है। अगर ये बात नहीं करेंगे तो आपकी जो भी बात की गई है उसे हम सिर्फ एक ऐसे के रूप में ले लेंगे, लेकिन हम उसे साइंटिफिक रिसर्च कंसीडर शायद नहीं करें, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा जो रिसर्च को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग है, रिसर्च को लेके, साथ में हम प्लेगरिज्म को लेके थोड़े से आजकल डरे हुए रहते हैं। रीजन बीइंग जो 70 साल पहले डिस्कशन हो जाना चाहिए था वो शायद अभी डिस्कस हो रहा है कि प्लेगरिज्म करके भी कोई तकलीफ हो रही है और उसको हमें हैंडल करना है। ये 1950s के आसपास में यूरोपियन नेशन ने इसके ऊपर बहुत यूनिवर्सिटीज में लेकर आ गए थे।
that time I think our education system was sleeping. Reason being we were not having a education ministry, we were having a HRD ministry. हम तो human resource consider कर रहे थे, हम एजुकेशन तो देख ही नहीं रहे थे. वी वर क्रिएटिंग रिसोर्सेज तो किसी फायदे के लिए बनाया जाता है, ये देखा जाता है. तो हमने वहां पे एजुकेशन की जगह पे ट्रेनिंग सिस्टम चालू कर दिया था. ट्रेनिंग के अंदर हमने आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग ही सिखाया था. सो दैट इज अ ट्रेनिंग. वहां पे कुछ भी चीज समझने वाली नहीं है. यहाँ पे जो भी वीडियोस अभी मैं प्ले करने की कोशिश कर रहा था, उसका रीजन भी यही था. आपको उन वीडियोस को देखना है, दे आर एनिमेटेड वीडियोस, कार्टून वीडियोस हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको अपना परसेप्शन, आपको अपनी स्टोरी वहां पे बनानी पड़ेगी. रीजन बीइंग ओवर देयर विल बी नो वर्ड बीन यूज्ड इन दीस वीडियोस. द मीनिंग ऑफ दैट वीडियो कुड बी डिफरेंट फॉर मी देन योर व्यूज ऑन द सेम. अब जब ये दोनों तीनों अलग अलग व्यूज हो जाएंगे तो हम लोग ये तो मान के चलेंगे कि परसेप्शन हमने डेवलप कर लिया. लेकिन जिस वक्त हम सब जने उस वीडियो का एक ही मतलब निकाल लेंगे, उस वक्त वो रिसर्च का आउटकम कंसिडर किया जाता है कि रिजल्ट कितनी भी बार निकाले जाए वो रिलायबल ही होगा. रिलायबल का मीन्स साइंटिफिक होना, मीन्स रिलायबल होना कि मैं 100 बार भी अगर एक एक्सपेरिमेंट करूं तो 100 बार भी वही रिजल्ट निकलना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जब वही कंपाउंड्स मैंने वहां पे मिक्स किए हैं. दैट इज कॉल्ड रिसर्च. ठीक है. प्लेगरिज्म को लेके बहुत बड़ी तकलीफ है. तकलीफ भी इसीलिए है क्योंकि ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क इज बीइंग आस्क्ड टू यू. अब ये ओरिजिनल वर्क में लेकर कहां से आऊं? तकलीफ तो ये भी है, जो आज मैं पीपीटी यूज कर रहा हूँ, हो सकता है यही पीपीटी में कल किसी और दूसरे लेक्चर में किसी और यूनिवर्सिटी के लिए दोबारा यूज कर दूं. तो क्या ये प्लेगरिज्म नहीं होगा? क्या ये पार्ट ऑफ सेल्फ प्लेगरिज्म नहीं हो सकता है? तो कोई बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे ISBN नंबर नहीं है, ISSN नंबर नहीं लिया आपने, इसको पब्लिश नहीं किया है. ठीक है, पब्लिश तो नहीं किया है, लेकिन प्लेगरिज्म के अंदर तो ये भी तो बात की गई थी कि कहीं पे आपने क्रेडिट न देते हुए किसी को, और अगर उसके थ्रू आप 2 बार बेनिफिट लें. सेल्फ प्लेगरिज्म के अंदर मैं एक ही आर्टिकल को 2 बार पब्लिश करता हूं, तो उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलता है कि मेरे API के अंदर 2 पब्लिकेशन दिख गए, इसीलिए तकलीफ थी. लेकिन अब मैंने एक ही पीपीटी को 2 बार यूज कर लिया और मैं 2 बार उसी पीपीटी को शो करके अपने API को नहीं बढ़ाऊंगा कि आई वॉज बीन इन्वाइटेड एज अ एक्सपर्ट और द रिसोर्स पर्सन इज दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. तो मैंने 2 बार उसी पीपीटी को 2 यूनिवर्सिटी में यूज करके भी तो प्रमोशन ले लिया. तो वो भी तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो गया. तो साइंटिफिक तो नहीं है, बट रिसर्च मिसकंडक्ट तो है. एथिकल तो प्रॉब्लम वहां पे भी आ गया. ठीक है. तो ये बहुत ही पेचीदा है, लेकिन जो चीजें वहां पे सिंपल है, समझने लायक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. और उसके सिवाय के जो कंफ्यूजन्स हैं उन्हें भी हम दूर कर देंगे कि प्लेगरिज्म बहुत सारी जगह पे नहीं भी है. क्योंकि जब भी आपको प्लेगरिज्म की बात करेंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर और रिसर्च डिजाइन में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो लिखना ही पड़ेगा. और रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो आपको किसी दूसरे के रिसर्च को रिव्यू करके ही लेनी है. लेकिन वहां पे ध्यान ये रखना है कि वो रिव्यू आप जब कर रहे हैं और ये उसको वहां पे कोट कर रहे हैं, एलिप्सिस भी वहां पे आप यूज कर रहे हैं, तो भी क्वेश्चन ये रहेगा कि कितने लेवल तक. मैं एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर 1000 वर्ड का लिख दूं और 1000 वर्ड पूरे ही मैंने कहीं और से लेके उसको रेफरेंस में डाल दिया, फिर मैं बोलूं मैंने सारा कुछ रिफर किया था, एवरीथिंग वाज बीन साइटेड बाय मी, एवरीथिंग इज बीन गिवन इन अ बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, तो डोंट कंसिडर टू बी अ प्लेगरिज्म. कैन आई कंसिडर इट? एक एक चीज में यहाँ पे आपके साथ में शो करूंगा कि हर एक मैंने पूरा का पूरा 5000 वर्ड कहीं से कॉपी पेस्ट किया, लेकिन साइट कर रहा हूं मैं, और पूरा एक जगह से नहीं लिया है, 50 जगह से लिया है. और इस तरह से एक आर्टिकल में भेज दूं, मैं बोलूं मैंने साइट भी कर दिया, रेफरेंस भी दे दिया, अब तो इसको आप मान लें, तो भी ये कहीं ना कहीं एथिकल इशू बन जाता है. इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, किस लेवल तक, कितने % तक मुझे किसी चीज को रेफरेंस में लेना है. सबसे पहले अपन देख लेते हैं पहली स्लाइड जो बात करती है रिसर्च के ऊपर. ये शायद तक 3rd 4th स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं. फर्स्ट स्लाइड, हाँ, ये रिसर्च के ऊपर है. यहाँ पे पहला अब साइंटिफिक जो लैंग्वेजेस यूज की गई है हम लोग उन्हीं को देख लेते हैं, उसी के ऊपर कंटिन्यू हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे. फर्स्ट point which is being given here with regard to the research is a serious academic activity with a set of objectives. So make it very sure it is the set of objective. अगर आपके पास में objectives नहीं होंगे तो आप अपनी रिसर्च शुरू कहीं से करेंगे, एंड कहीं और कर देंगे. ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स हर रिसर्च के अंदर रखे जाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स इज गोइंग टू गिव यू क्लैरिटी. ऑब्जेक्टिव्स इज समथिंग विच इज अ पाथवे. ऑब्जेक्टिव इज समथिंग विच इज गोइंग टू गाइड यू.
Okay, so research is a serious academic activity with a set of objectives to explain or to analyze or understand a problem or finding solutions of the problems. ठीक है, तो रिसर्च के कहीं ना कहीं मायने ये होंगे कि जहाँ से कुछ सॉल्यूशंस मिले। बहुत सारी रिसर्च आजकल ऐसी है जिसके सॉल्यूशंस रिसर्च होने के बाद में जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं, जो इन्वेंशंस हम कर रहे हैं ना आज की डेट पे, हमें उनके सॉल्यूशन भी चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन दैट कम्स इन माय माइंड विद रिगार्ड टू द रिसर्च मिसकंडक्ट, but misleaded research is also going on, which is not actually required. You are inventing something which is not at all required by this globe or by the humanity, but you are still continuing with it just because of the kind of greed you have toward the capitalism. All right, we will discuss all these points also. Example, there is an accident on a road, and when a police officer is going to investigate that, तो वो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे वहां पे? तो रिसर्च की जब बात आएगी तो यहाँ पे हमें मायने ये देखने पड़ेंगे कि एक्सीडेंट हुआ, उसमें कंडीशंस क्या क्या इन्वॉल्व थी उस एक्सीडेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ड्राइविंग कंडीशंस क्या है, वहां पे देखूंगा ड्राइवर का एक्सपीरियंस कितना था, वहां पे देखूंगा ट्रैफिक हाईवे के ऊपर कितना था, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स जो लगी हुई होती हैं साइड में, कई बार बड़ी अट्रैक्टिव होती है, मैं उनको देखने के चक्कर में भी एक्सीडेंट कर बैठता हूँ। तो उन होर्डिंग्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्या वो होर्डिंग्स वहां पे होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। कई बार सड़क के किनारे पे, हमारे यहाँ पे तो काफी ज्यादा सड़कों पे, ये शायद तक ज्यादातर सारी ही सड़कों के ऊपर साइड में कहीं ना कहीं सैंड के ड्यून्स जैसे बने हुए होते हैं, बहुत सारी सैंड बिखरी हुई होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उस सैंड की वजह से मेरी गाड़ी स्किड हो गई थी। रिफ्लेक्टर्स होते हैं साइन बोर्ड के ऊपर, वो रिफ्लेक्टर का पेंट कहीं ऐसा तो नहीं होर्डिंग्स पे यूज कर लिया गया था, जिसकी वजह से जो ड्राइवर था उसकी विजन कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गई। अब मेरा काम क्या होगा, अगर मैंने एक सिंपली एज अ लेमैन, इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड माय ड्यूटीज वेल, माय ड्यूटीज मींस व्हेन आई एम नॉट हैविंग एक्सपीरियंस टू हैंडल सच काइंड ऑफ अ केसेस, व्हाट आई विल से, दो गाड़ी के बीच में टक्कर हो गई, लेकिन जब मैं उसको सही तरीके से एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है विद रिगार्ड टू हिज एक्सपीरियंस विच होल्ड्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो क्या देखेगा, वो इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मद्देनजर रखेगा कि कहीं पे इन वजह से, इसमें से कोई भी एक चीज वजह तो नहीं बन गई है, ये सारी चीजें वजह तो नहीं बन गई थी कि गलत कलर कहीं पे था, गलत होर्डिंग्स लगी हुई थी, इस मोड़ के ऊपर इतना एलिवेशन नहीं था। सो दे आर गोइंग टू कीप ऑल दीज पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, नॉट जस्ट मेकिंग ए स्टेटमेंट कि स्पीड बहुत तेज थी या फिर ड्राइवर का एक्सपीरियंस नहीं था, हो सकता है सारा एक्सपीरियंस अच्छा हो, बट दीज कंडीशंस वर द रीजन बिहाइंड दैट एक्सीडेंट। तो इसी को हम रिसर्च बोलते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी सोशल इशू जब कहीं पे हमारे सामने आता है, तो सोशल इशू के कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिंक बन रहे हैं, उन लिंक्स को समझते हुए उस सोशल इशू का सॉल्यूशन हमें देना होता है। That is what is being mentioned over here. Hence, research is a disciplined exercise to establish or question the link between various factors and explain the unexplained phenomena. रिसर्च यही है, जो चीजें अनएक्सप्लेन्ड है उसे एक्सप्लेन भी करना है, और यहीं पे कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक बहुत बड़ा हमारे लिए डिबेट बना रहता है कि ये चीजें तो हमें पहले से पता थी, तो फिर इसको रिसर्च के अंदर कैसे, या फिर आज की डेट पे जो क्लेम करता है वो कैसे क्लेम कर सकता है। Reason is that you have not explained it, you just started following it. You were having a belief system which was working for following it, but उस belief system को मैं research तो नहीं मानूंगा। रीजन मीन वो कुछ भी justify नहीं करती है, कुछ भी वहां पे आंसर नहीं दे पाती है। क्या था तरीका, क्या था, क्या आप दोबारा बना सकते हैं? नहीं। So this time you have just invented एरोप्लेन। तो एरोप्लेन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर उन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप मिलाएंगे, उन्हीं सारी लोकोमोटिव थिंग्स को मिलाएंगे, तो वही चीज बनेगी। देन इट इज अ रिसर्च विच इज गोइंग टू गेट क्रेडिटेड। जस्ट एक आइडिया आपका है तो उसको हम क्रेडिट नहीं दे पाते हैं। दैट इज अबाउट द रिसर्च। उसका सोशल होना क्या हो जाता है? सो लेट अस कम टू द सेकंड स्लाइड विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल रिसर्च। फाइन, ओवर हियर रिसर्च शुड असिस्ट in understanding a problem and offering solution for the problem. ये पॉइंट मैंने पहले भी रखा है कि ये प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन देता हो। ऐसा ना हो कि आपकी रिसर्च अपने आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। दैट इज वेयर द एथिक इज रिक्वायर्ड विद रिगार्ड टू द रिसर्च। ठीक है, हम रिसर्च के अंदर के एथिक्स की बाद में बात कर लेंगे, पहले रिसर्च शुरू करने के भी एथिक्स होते हैं। तो पहला एथिक यहाँ पे सोशल रिसर्च का यही है, यू हैव टू ब्रिंग सम सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। आप बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश करते हैं रहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर करके, और आप बोलते हैं दिस इज अ डॉक्ट्रिनल रिसर्च। ऐसे कई रिसर्च मैंने अभी तक चेक किए, मैं गाइड करता हूँ तब। तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च के नाम पे आप बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस लिए, रेफरेंस लेके मैंने रिसर्च क्रिएट की।
My simple question will be, what is the outcome? What is the novelty in this? जब तक आपके काम के अंदर नोवेल्टी नहीं है, जब तक आपके काम के अंदर कुछ आउटकम नया नहीं आ रहा है, तो आपने 100 आर्टिकल्स को मिला लिया, आपने 200 किताबें पढ़ ली और कुछ लिख दिया, इट कांट बी कंसिडर्ड टू बी अ रिसर्च। वो रिव्यू था लिटरेचर का, आपने रिव्यू कर लिया, लेकिन उसका आउटकम क्या है? सो आई जस्ट वांट टू हैव अ सॉल्यूशन for the problems which are there in the society. That is called a social research. While solution for the individual problem cannot be found out because of the heterogeneity, solution for the problems of the groups of the human beings could be attempted. ये बहुत सिंपल वे के अंदर एक लाइन यहाँ पे जो सेकंड मेंशन की जाती है, as it is also an established fact, ये एक established fact है क्योंकि इसको जितनी बार हमने चेक किया उतनी बार ये ठीक निकला है, that what is true for an individual need not be true for the society, but what is true of a society may be true and applicable to majority of the individuals. So that is the reason sometimes social science कुछ research policies design करती हैं, frame करके देती हैं, तो कई बार ये बात की जाती है, this is not applicable to me, कैसा policy बना दिया, but that time maybe you have to adjust yourself because the policy was being framed looking at the society, the whole society, the people who are residing in that particular society. उन सबको देख के फिर ही हम ये सारी social policies बनाते हैं. So social policies must bring kind of a solution, and they are not going to be focused on individual, rather they are going to get focus of the society as a whole. तो इंडिविजुअल्स को ना देख के सोसाइटी एज अ होल को देखा जाता है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. अभी आपने थोड़े टाइम पहले, करीबन 1.5-2 साल पहले, एक लैंडमार्क जजमेंट सुना होगा. वो लैंडमार्क जजमेंट था किसके ऊपर? शबरीमलाई केस के ऊपर. शबरीमलाई केस के अंदर राइट ऑफ इक्वलिटी की बात किया गया था. वो बोला गया कि वहां पे विमेंस को एंट्री देना चाहिए. आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री टू इट. जो भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है, विमेंस को एंट्री मिलना चाहिए, इट इज अ इक्वल राइट. स्पेशली जो बच्चे हमारे साथ में अभी हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, वो तो बोलेंगे सर क्या एग्जांपल लेने वाले हैं, क्या आप फेमिनिज्म पे अटैक करने वाले हैं? तो मैं फेमिनिज्म पे नहीं, मैं जजमेंट पे भी नहीं, बिकॉज वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उस बेंच का, तो मैं उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा. बट यस, डेफिनेटली अ सोशियोलॉजिकल लेंसेज हैज टू बी यूज्ड ओवर हियर. क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जजमेंट हुआ जिसके अंदर विमेंस को एंट्री दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15 को सामने लाया गया, बोला इक्वलिटी की बात है, इक्वलिटी की बिल्कुल बात है, और एंट्री मिल गई. एंट्री होने के बाद में क्या हुआ? एंट्री होने के बाद में, क्योंकि वहां पे कुछ महिलाओं ने ही ये डिमांड की थी, ये सारी महिलाओं ने डिमांड नहीं की थी कि हमें शबरीमलाई उस टेम्पल के अंदर जाना है. कुछ महिलाओं ने बोला था कि हमें जाना है, और वहां पे जजमेंट हुआ कि हाँ जाना चाहिए. क्योंकि वहां पे क्या हुआ? वहां पे एम्पिरिकल रिसर्च नहीं हुई, वहां पे नॉर्मेटिव रिसर्च हुई. नॉर्मेटिव रिसर्च का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स को देखा गया, देख के बोला गया कि हाँ बराबर, ये जो पॉइंट रखा गया है मुद्दा बिल्कुल बराबर है, और इसके हिसाब से हमें इनको एंट्री देनी चाहिए. यही रिसर्च के अंदर फर्क आ जाता है. डॉक्ट्रिनल रिसर्च, जैसे आप कहीं ना कहीं लिखे हुए जो फैक्ट्स पढ़े हैं उसको देख के रेफर कर देते हैं, रेफर करके आप जजमेंट्स दे देते हैं. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. रीजन मीन सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर. सोसाइटी डायनेमिक है, चेंजेबल है. इसीलिए जब कोई ये स्टेटमेंट भी मुझे बोलता है लेट अस प्रिजर्व आवर कल्चर, तो ये भी बहुत बड़ी तकलीफ है कि कल्चर की डेफिनेशन ही है इट इज ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर. कल्चर बदलता रहता है. कल्चर कांट बी प्रिजर्व्ड. आप प्रिजर्व कर सकते हैं आपके ट्रेडिशंस को, कल्चर को नहीं कर सकते हैं. कल्चर तो आप जो आज फॉलो कर रहे हैं, आप बोलते हैं मेरा भारतीय कल्चर है, नहीं है. ये तो पहले से असिमिलेटेड कल्चर है. ब्रिटिशर्स का कल्चर मिक्स है, मुगल्स का कल्चर मिक्स है, तो आप यहाँ पे एक कल्चर कहाँ पे था? इसको अगर प्रिजर्व करेंगे तो आपका ओरिजिनल है ही नहीं. ठीक है, तो आपको पहले इन डेप्थ उसके अंदर जाना होगा, उसको समझना होगा कि क्या है. तो अब शबरीमलाई केस के ऊपर जब मैं आता हूँ तो जजमेंट बहुत सही है, न मेरी इतनी वक्त है कि मैं उस जजमेंट को चैलेंज कर सकूं, लेकिन हाँ वहाँ पे सोशियोलॉजिकल और मेरी जो लेंसेज हैं उनको मैं यूज कर सकता हूँ, साइंटिफिक लेंसेज को. जजमेंट कुछ लोगों के बोलने के ऊपर हमने दे दिया, और देने के बाद का नतीजा क्या निकला? वहां पे बहुत सारी मारपीट हुई, वहां पे करीबन 3-4 लोग मर गए, करीब 25 से 50 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि थोड़े से राइट्स भी हो गए थे वहां पे. जजमेंट क्यों दिया गया था? लॉ क्यों बनाया गया है? जुडिशरी क्यों सेट की गई है? ताकि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे. आपके जजमेंट से हार्मनी डिस्टर्ब हो गई तो पहला क्वेश्चन तो वहीं पे आ जाता है. तो मतलब कहीं कुछ तो मिस कर दिया आपने, क्योंकि आप सिर्फ नॉर्मेटिव थे, एम्पेरिकल नहीं थे. एम्पेरिकल का मतलब जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है. सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जब सोशियोलॉजिकल लेंसेज देखती है कि वो टोटल 4 जजेस की बेंच थी, जिसमें ऑनरेबल
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी थे, फिर इंदु मल्होत्रा जी थी। इस तरीके से 4 जजेस की जो बेंच थी, उसमें से 3 जजेस ने बोला कि यस, वी शुड अलाउ द एंट्री ऑफ विमेन इन द टेंपल। बट इंदु मल्होत्रा ऑनरेबल जज ने मना किया। एक जज मना करती है, 3 जज हाँ करती है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका जजमेंट किस बेसिस पे है? आपके अपने हिसाब से जो आपने मोरलिटी अपनी डेवलप कर ली, उसके बेसिस पे जजमेंट दे रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सामने रख के जजमेंट दे रहे हैं, सोसाइटी को सामने रख के जजमेंट दे रहे हैं? रीजन बीइंग, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को या आर्टिकल्स को सामने रखा तो चारों जजेस का जजमेंट सेम आना चाहिए था। लेकिन अगर चारों का जजमेंट सेम नहीं आ रहा है और चारों अलग अलग बेंचेस पे होते हैं, तो आप सोच सकते हैं 4 अलग अलग केसेस में 4 अलग अलग क्या डिसीजंस होते हैं। कहीं पे कोई गिल्टी पाया जाता है, कहीं पे किसी को फ्री कर दिया जाता है। So this is a big question on a research in sociology and in society as a whole. ये जुडिशरी के लिए भी रिसर्च के पॉइंट से कि किस तरीके से 2 जजेस के बीच में डिफरेंस आते हैं। क्या ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि एक जज ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोल दिया कि ये गिल्टी है, हाई कोर्ट बोलता गिल्टी है, सुप्रीम कोर्ट बोल देता नॉट गिल्टी? ये क्वेश्चन किसके ऊपर उठना चाहिए? जुडिशरी पे नहीं उठना चाहिए। आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? तो द क्वेश्चन इज, यू आर बेसिकली फॉलोइंग योर इनर होल। वो इनर होल क्या है? जो सोशलाइजेशन के थ्रू आ रहा है। सो बेसिकली देन यू आर नॉट अ जज, यू आर बेसिकली अ सिंगल इंडिविजुअल जो अपने सोशलाइजेशन के थ्रू आइदर आप अपने धर्म को सामने रख के उस केस को देखते हैं, आइदर अपनी कास्ट को सामने रख के केस को देखते हैं, आइदर अपने जेंडर को, रेस को सामने रख के केस को देख रहे हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को सामने नहीं रख रहे हैं। That is the only reason you are having this kind of a problem where one judge is saying something and second judge is saying something. This is called research which is going to have some kind of a real impact on the society. ये सब चीजें समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब प्लेगरिज्म की बात करेंगे, जब हम लोग साइंटिफिक मिसकंडक्ट की बात करेंगे, तो उससे पहले ये तो पता चल जाए कि रिसर्च किस डायरेक्शन में हो रही है, तब मिसकंडक्ट की बात हो पाएगी। So the last point which is in the second slide is, hence while formulating policies for the social problem, researcher always focus on ग्रुप प्रॉब्लम देन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। तो वहां पे शबरीमला केस के अंदर का जो मैंने आपको बोला, जजमेंट के ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले होमवर्क जरूर करना चाहिए था। होमवर्क ये होता है कि पहले आपको अवेयरनेस लानी चाहिए थी वहां पे कि हम इस तरह के जजमेंट देंगे तो उसका ये फायदा होगा, इस तरीके से महिलाओं को इक्वलिटी मिलेगी, और उसके बाद में ये जजमेंट आप देते तो शायद किसी तरह का नुकसान ना हो कि उसकी एक्सेप्टेंस होती। अदरवाइज जितने भी जजमेंट आते हैं वो लॉ तो बन जाते हैं, लॉ बन के पब्लिश भी हो जाते हैं। ये आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लॉ बनने के बाद में सबसे पहले वो लाइब्रेरी में पहुंचता है, फिर उसके ऊपर 2-3 जर्नल्स के ऊपर आर्टिकल आते हैं, फिर अगर वो लॉ सोसाइटी एक्सेप्ट करती है ठीक, अदरवाइज वो लाइब्रेरीज के अंदर जमा हो जाती है एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। उस लॉ को यूज कहीं पे नहीं किया जाता है क्योंकि उस लॉ को यूज करने के लिए सोसाइटी का नेचर ही उस तरह का नहीं है। आज की डेट पे मेल रेप विक्टिम्स के बारे में कोई बात होती है क्या? इस पे लॉ तो है, मेल रेप विक्टिम, रेप के ऊपर बात होती है, लेकिन मेल रेप जो हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन होता है नहीं। शायद तक जिसका साथ में ये हुआ होगा, वो अक्यूज जब जेल के अंदर पुलिस स्टेशन पे जाता है तो पुलिस वाला भी हंस के उसको भेज देता है, अबे चुप रहे, दबा दी जाएगी बात को। घर वाले भी शायद बात को दबा देंगे। The reason is that law is there, but society is not accepting it. We don't want to hear such kind of a cases. तो सोसाइटी को सामने रख के उस सोसाइटी के लिए जो यूजफुल है वो रिसर्च की जाएगी, तभी वो रिसर्च काम की है। उसी के ऊपर ये वीडियो एक अगर हम प्ले कर पाए, इसका साउंड आ जाए, तो आप अपनी स्टोरी खुद फ्रेम कीजिएगा इसके ऊपर। So I request you if you can play this video. This is an animated video.
Fine. So, okay. I hope I'm audible now. तो जो बच्चे नाराज हो रखे थे चालू करने के अंदर, अभी थोड़ा-सा ठीक लगा होगा। थोड़ा-सा टेक्निकल ग्लिच था, इसलिए शायद तक वीडियो अटक-अटक के आ रहा था। बट द मीनिंग वाज़ वेरी क्लियर। मीनिंग मैं इसलिए आपको नहीं समझाऊँगा क्योंकि अगर मैं मीनिंग समझा दूँगा तो फिर वही गलती हो जाएगी जो हमेशा से एजुकेशन सिस्टम में रही है, कि हर चीज़ का मीनिंग भी हम ही आपको बना के दे दें तो आप एनालाइज़ क्या करेंगे? और आप अपना पर्सपेक्टिव कैसे बनाएँगे? इसीलिए शायद इसको हम लोगों ने किसी तरह का वर्डिंग नहीं दिया है वीडियो को। आप अपने हिसाब से इसको सोचें कि किस तरह का ये वीडियो था, उसका मैसेज क्या था। मेरे लिए इसका मैसेज बहुत ही क्लियर था कि दिस पर्टिकुलर डॉग वाज़ और पपी वाज़ नॉट एट ऑल एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। बट वो पहली ही चीटिंग से एंट्री लेता है, जहाँ पे वो अपना कान को ऊपर खड़ा करके फिर अपनी हाइट बढ़ा लेता है। उसके बाद उसके सामने इतने चैलेंजेस आते हैं बिकॉज उसका हाइट पूरा बराबर नहीं था जितनी हाइट का होना चाहिए था। वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच से आप लोगों को दिखा नहीं होगा अच्छे से। इस वीडियो को जरूर बाद में आप लोग देखना, तो अपनी स्टोरी खुद क्रिएट करना उसके बाद में। तो टेक्निकल ग्लिच थोड़ा था, लेकिन स्टोरी मेरे हिसाब से जो था वो ये था कि अगर कहीं पे एंट्री ले रहे हैं तो पहला तो किसी तरह के फॉल्स तरीके से एंट्री ना लें। अगर लेंगे तो चैलेंजेस के लिए रेडी रहें। बहुत सारे चैलेंजेस के बाद में आना पड़ेगा तो दूसरों से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं देन फेलियर विल बी देयर। बट इफ यू आर डूइंग योर रिसर्च, मेक इट वेरी श्योर दैट योर रिसर्च इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ सोशल कॉज। आप उसको किसी जस्ट मार्क्स के लिए या फिर और किसी रीजन के लिए अपने डिग्री कंप्लीट करने के लिए ना लें। उसके सारे एथिक्स को फॉलो करें और एक प्योर रिसर्च करें जिसकी वैल्यू हो। टाइम लग सकता है लेकिन प्योर रिसर्च की वैल्यू जरूर होती है। बाकी अपनी अपनी स्टोरी अपने हिसाब से आप लोग फ्रेम कर सकते हैं उस वीडियो के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी पर्पस के ऊपर। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। यहाँ पे भी एक एक लाइन को मैं लूंगा और उसके ऊपर के जो मीनिंग मेरे हिसाब से निकलते हैं। वन थिंग अगेन आई विश दैट आई मेक इट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज डू नॉट बिलीव इन मी एंड प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब टू मी। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको भरोसा करना आपके लिए जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी सोच है रिसर्च को लेके। जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड विथ माय एक्सपीरियंसेस। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड
It should be with your personal experiences. It should not be you become a follower of any one person who is good at his speech, because we are not here to give or deliver our speeches. We are not here to prove that how good I am with my language. We are here to make you understand how ethical research is going to help you in society in future. ठीक है, तो हमें आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमारे थ्रू गाइडलाइंस लेनी है। उसके बाद में उसको किस तरीके से यूज करके एक ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क क्रिएट करना है, दैट विल बी योर वे ऑफ डूइंग दैट। ओके, वही हम कंसिडर करेंगे। आप इवेल्युएट करना सीख गए हैं, आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के थ्रू एनालाइज करना सीख गए हैं हर पॉइंट को। तो इस तरीके से हम पर्पस के ऊपर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रिसर्च इज अ कॉन्शियस अप्रोच to find out the truth which is hidden and which has not been discovered by applying scientific procedure। ये वही पॉइंट था जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा था। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम से बहुत सारी चीजें मेरे आपके धर्म के अंदर होगी जो हम क्लेम करते हैं ये पहले से हमारे धर्म में फॉलो की जाती है, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर दूसरा क्लेम करके कैसे ले जाता है। Many of our researches or many of the things which we know are already been patented by USA or other developed nation। फिर हम क्लेम करते हैं ये हमारा है, साइंटिफिकली वो क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर वो आपका है तो उसके पीछे की साइंस बता दें, और अगर वो नहीं है तो वो आपकी पुरानी जनरेशन्स का था तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। आप बोलेंगे पुरानी जनरेशन हमारी थी, तो फिर पुराने में आप जाएंगे तो आप तो फिर सारे मंकीज थे, तो फिर तो जनरेशन सबकी कॉमन हो जाएगी। So let us be very, very clear with this thing when you are with scientific researches. What is being applied with scientific processes and being discovered will only be considered to be a research। बाकी जो चीजें होंगी वो आपके एसेज हो सकते हैं, आपके आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, आपके बिलीफ्स हो सकते हैं, आपकी वैल्यूज हो सकती है, बट वो रिसर्च साइंटिफिक नहीं कहलाएगी। सो इट शुड बी डिस्कवर्ड बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रोसीजर, ठीक है। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक गाइड पॉइंट्स इन द रिसर्च सो दैट द रिसर्चर डज नॉट लूज हिज फोकस। तो जब आप अपनी प्री पीएचडी का भी ये कोर्स वर्क चालू हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में भी बहुत लंबे टाइम से मन में विचार तो थे लेकिन किसी गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया था। ऑल थैंक्स टू द न्यू गवर्नमेंट, ऑल थैंक्स टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ये सारी चीजें आज फलित होती हुई दिख रही है, जो आज से 50-100 साल पहले डेवलप्ड और यूरोपियन नेशंस के अंदर हो चुकी है। और इस प्लेगरिज्म के ऊपर बार बार जो इंडिया के अंदर बात की जाती है कि प्लेगरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है, इससे भी आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना डरें। इंडियन रिसर्चर्स कहीं पे भी करप्ट नहीं है, ये मेरा पर्सनली मानना है। गलतियां हुई है, मिस्टेक्स हैं, क्योंकि प्लेगरिज्म के बारे में आपके बैच से पहले वाले किसी भी बैच ने कोई क्लासेस नहीं ली थी। जब आपने एथिकल मिसकंडक्ट के ऊपर क्लासेस ही नहीं ली है तो आपको क्या पता आप जो कर रहे हैं वो गलती किस तरह से हो गई। तो वो गलती नहीं थी, वो गलती थी, और गलती तो होती है, ठीक है। दिस वाज नॉट इंटेंशनल, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना तो प्लेगरिज्म में आगे चल के हमें ये बात करनी है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है और डेलिब्रेट प्लेगरिज्म क्या होता है। तो ये एक डर और खौफ का माहौल जैसा डर क्या है। यस, ऑलराइट। सो ये एक थोड़ा सा माहौल बना हुआ है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रेडिटरी जनरल्स हैं, वो बात ठीक है, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो प्लेगराइज हैं। तो प्लेगरिज्म का मतलब ही जिसे नहीं पता था उसने प्लेगरिज्म कैसे किया, उसने तो अपने मन से बहुत अच्छा से आर्टिकल लिखा था, वो आपके हिसाब से प्लेगरिज्म हो गया जिस वक्त आपने इसको एक टर्म दे दी, ठीक है। तो वो एक्सीडेंटल है, वो इंटेंशनल नहीं है ज्यादातर, इसलिए इसके बारे में ज्यादा हमें अभी विचार नहीं करना चाहिए। ये विचार हम अब कर पाएंगे जो चीजें फॉरेन नेशंस ने 1950 में शुरू कर दी थी, वो अब हम शुरू करने वाले हैं। और प्लेगरिज्म वर्ड भी अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो 1600 के अंदर इंग्लिश के अंदर यूज करना स्टार्ट कर दिया था। 1600 सेंचुरी, आज से करीबन 500 साल पहले यूरोपियन नेशन ने जैसे डेवलप बोलते हैं, उन्होंने प्लेगराइज कर दिया था, जिसके अंदर भी शेक्सपियर और दूसरे एक और मार्शल थे, उन्होंने तो क्लेम भी कर दिया था कि मेरी पोयम्स को प्लेगराइज किया गया है, दूसरों ने यूज किया है, जिसके ऊपर रिटर्न हमारे पास में प्रूफ भी है। तो हम तो अभी अभी आए हैं, वो तो 500 साल पुराने प्लेगरिज्म के खिलाड़ी हैं। तो हमारे पास में तो आज नॉर्मल ये नॉलेज आया है, तो हमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर डरने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट दैट एक्सीडेंटल हमसे हुआ है ये, हमने अब इसको डिफाइन किया है, वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पाया। जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन उठाया, कल मैं इसी पीपीटी को कहीं और यूज करूं तो आप क्या बोलेंगे, मिसकंडक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम लगेगा, अभी पहला बैच है, बहुत सारे और बैच निकलेंगे, बहुत सारी और चीजें सीखेंगे हम लोग, और फिर प्लेगरिज्म के ऊपर बात करेंगे। और इंक्लूडिंग जब भी आपके सामने कोई ये बात करता है
कि टर्निटिन करके, उरकुंड करके सॉफ्टवेयर से, वाइबर करके सॉफ्टवेयर से, जिसके थ्रू प्लेगरिज्म पकड़ लेते हैं। तो इस विचार को भी अपने दिमाग से निकाल दें, हम प्लेगरिज्म पकड़ने के लिए नहीं, ओरिजिनलिटी देखने के लिए उन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। हम इतने नेगेटिव हो गए हैं कि हर चीज को हम नेगेटिव वे में देखते हैं। हमें प्लेगरिज्म चेक नहीं करना है आपको उरकुंड के थ्रू, हमें आपके वर्क की ओरिजिनलिटी देखनी है। ये वही बात है, पानी का ग्लास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। तो मैं जब रिसर्च करूं तो बहुत अच्छे मन से करूं, और जब मैं अपने स्टूडेंट्स को चेक करूं तो वो भी पॉजिटिव वे के अंदर चेक करूं, मेरे बच्चे ने कितना ओरिजिनल काम करके दिया। ये सोच के मैं उसको उरकुंड को या फिर टर्निटिन को यूज ना करूं कि इसने कितना प्लेगरिज्म किया है। ठीक है, तो ये दो मायने एक ही चीज के निकलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी आर गोइंग टू गो विथ आवर किड्स, आवर पीएचडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। तो यही तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे। कंटिन्यू करते हैं इसको। Objectives determine the nature and data to be compiled, the scope of collection, target group, sample size, and several other crucial aspects which ultimately decide the success or failure, adequacy or inadequacy of the research. तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी के बेसिस पे आपको ये पता चलेगा मुझे कौन से फील्ड में जाके रिसर्च करनी है, किसके कौन सा मेरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल होगा, मेरा रेस्पोंडेंट कौन होगा, मेरे रेस्पोंडेंट्स के नंबर कितने होने चाहिए। वो सारी चीजें तब पता चलेगी जब मैं ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लूंगा। इसीलिए रिसर्च डिजाइन में पहले नंबर पे हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के जस्ट पहले हम लेते हैं कीवर्ड्स, फिर इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेते हैं, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी लेते हैं, जिसके अंदर ही हम ऑब्जेक्टिव भी लिख लेते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में ही मैं अपने डेटा कलेक्शन के लिए जाऊंगा, डेटा एनालिसिस करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाती है हमारी, इसी के ऊपर कुछ चार, अगर स्लाइड आप चेंज करें तो बच्चे शायद देख पाएंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने बात किया है इन्हीं पर्टिकुलर रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर। हाँ, आप स्लाइड आगे वाला लीजिए। थैंक यू राजेश भाई। तो 4 पॉइंट यहाँ पे हमने रिसर्च के ऊपर दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और क्यों हैं। पहला यहाँ पे आ जाता है, रिसर्च मे बी टू अंडरस्टैंड और बिकम फेमिलियर विथ सम फिनोमिना और टू गेट टू नो मोर इन डेप्थ अबाउट इट। रिसर्च क्यों की जाती है? ताकि जो चीजें फेमिलियर उसके फिनोमिना है कि उसी तरीके से और भी कोई चीजें घटित हो रही है तो उसको हम समझ पाएं, या फिर उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में समझ पाएं। तो जब स्टीम इंजन बन गया तो किसी ने ये नहीं बोला हमें कि स्टीम इंजन बन गया, बस इंजन हो गया, अब तो रेलगाड़ी बन गई, अब दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं। रिसर्च कंटिन्यू रही। रिसर्च दोबारा हमने सर्च किया, क्या स्टीम इंजन से और बेटर हो सकता है और कुछ एफिशिएंट हो सकता है, तो हमने बोला डीजल हो सकता है। फिर हम रुके नहीं, हमने रिसर्च किया। ये अब इन्वेंशंस नहीं है, ये डिस्कवरीज नहीं है, ये रिसर्च था जो यहाँ पे दोबारा किया गया। तो हमने बोला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से और बेटर हो सकता है। फिर मैग्नेट के थ्रू आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी मैग्नेट के थ्रू हमारी ट्रेन चल रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च, जहाँ पे आप उसके इन डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप कुछ नया ही क्रिएट करने की कोशिश करें, हर एक रिसर्च के अंदर आप यही बात करें कि मैंने कुछ नया लेकर आना है। नया आपको क्रिएट करना है, मे बी पॉसिबल, दैट इज बाय रिसर्चिंग, दैट इज बाय रिव्यूइंग द लिटरेचर अवेलेबल जो पहले से है। आप डिस्कवरी करना चाहते हैं तो कुछ अलग होगा, वहां पे आपको बहुत सारा रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती। डिस्कवरी समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन वेरी फर्स्ट टाइम। बट रिसर्च हमेशा पहले पॉइंट के ऊपर जा रही है, दैट इज टू गेट टू नो मोर इन डेप्थ अबाउट इट। उससे और ज्यादा बेटर क्या हो सकता है? क्यों हमें ये पता करना जरूरी है? क्योंकि हमें ये पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर। सोसाइटी बदल रही है, लोगों की जरूरतें बदल रही है, उन जरूरतों के बदलते हुए के हिसाब से हमें चीजों को बदलते रहना पड़ेगा। और इसमें किसी तरह की कोई भी रुकावट आती है तो उस रुकावट को आप साइड में कर दें। ये एक थ्योरी है जगरनॉट ऑफ मॉडर्निटी के थ्रू, जहां पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको कुछ भी चीज जो मॉडर्निटी के बीच में आएगी उसको क्रश कर दिया जाएगा। तो मॉडर्निटी और आपके बीच में कोई भी चीज नहीं आ सकती। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे दूसरे कंसेप्ट है, कभी हमें समय मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए रिसर्च कंटिन्यूअस की जाती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सेकेंड पॉइंट हमारे आ जाता है, टू क्लियरली रिवील द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। हमें ये भी पता करना बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो किस सिचुएशन में है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सा दिया गया है कि क्रिमिनल को आज की डेट पे क्राइम कमिट करने के बाद में उसको पनिशमेंट देने से पहले सुना जाता है, समझने की कोशिश की जाती है। तो उसका रीजन क्या है? वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई ही कमिटेड दिस क्राइम।
उसके थ्रू हम शायद उसको दोबारा समझा सके कि तुमने जो किया वो गलती था, तो इसके लिए हम आपको रिहेबिलिट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको टोटल इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे। अब ये टोटल इंस्टीट्यूशन क्या चीज है? टोटल इंस्टीट्यूशन का मतलब हो जाता है जेल। हम जेल को मानते हैं पनिशमेंट के लिए। बेसिकली जेल इज नॉट फॉर पनिशमेंट। जेल का मतलब होता है कि आपको जेल में भेजा जाता है जहां पे आपको जाके साइकोलॉजिस्ट और दूसरे लोग मिलके, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है आज की डेट में हमारे यहाँ पे, बट बेसिकली जेल इज अ टोटल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इस तरह के रिक्रूटमेंट होने थे, जहाँ पे हम आपको दोबारा सोसाइटी में आने के लिए रीसोशलाइज करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर दो बच्चे हंस रहे हैं, बट बिल्कुल ठीक बात है। इसके ऊपर दो लॉ हैं। पहला लॉ बोला जाता है रिप्रेसिव लॉ, जो शरीयत का लॉ है ना, अफगानिस्तान में अभी जो चालू होने वाला है, वो शरीयत लॉ इज अ रिप्रेसिव लॉ। और दूसरा होता है रेस्टिट्यूटिव लॉ। रेस्टिट्यूटिव लॉ इंडिया के अंदर लगता है। रेस्टिट्यूटिव लॉ का मतलब ये होता है कि हम आपको सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे गलती क्यों हुई। तो सवाल ये उठता है, कई बार ये लोग बोलते हैं कि दोनों में से कौन सा लॉ अच्छा है, तो ये कंपैरिजन हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि रेस्टिट्यूटिव लॉ वहीं पे लागू होता है जहां पे हिट्रोजेनिटी होती है। हिट्रोजेनिटी का मतलब हो जाता है जहां पे विभिन्न तरह के लोग हैं। तो हम लोग भारत में बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अब डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि मैं गुजरात में आया राजस्थान से, ठीक है, अब राजस्थान से गुजरात में आके हो सकता है मैं कहीं पे जाके अल्कोहल ढूंढना शुरू कर दूं और मुझे पुलिस पकड़ ले, तो पुलिस वाले बोलेंगे तुमने यहाँ पे ड्राई स्टेट में अल्कोहल कंजम्पशन किया। तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता था, मैं राजस्थान से आया, मैं हूँ भारतीय ही, इंडियन ही हूँ, बट लैंड ऑफ लॉ मुझे नहीं पता था कि गुजरात में अलग लॉ लगता है। तो क्या करना चाहिए? अगर शरीयत लॉ होता तो शायद मेरी गर्दन काट देते, मुझे मार देते। लेकिन यहाँ पे रेस्टिट्यूटिव लॉ है। रेस्टिट्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि हमें पता है कि हम यहाँ पे डाइवर्स वे के अंदर रहते हैं, इसलिए आपके नियम कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे नियम अलग हो सकते हैं। तो जब आप मेरी जगह पे आएंगे, गलती करेंगे, तो मैं आप पे फाइन लगा दूंगा, मैं आपको जेल में भेजूंगा। जेल का मतलब टोटल इंस्टीट्यूशन में भेजूंगा, क्योंकि आपने बड़ा गुनाह किया है। छोटा होगा तो फाइन लगा के छोड़ दूंगा, बड़ा गुनाह करोगे तो मैं आपको जेल में भेजूंगा। वहां पे हम आपको हमारे यहाँ के नए नियम सिखा देंगे, सिखा के आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। तो यही पॉइंट नंबर 2 भी है। इस रिसर्च को भी इसी तरीके से किया गया है कि कितने तरह के लॉ होते हैं। तो टू क्लियरली रिवील द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सिचुएशन, इसके लिए हमारा सेकंड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट रिसर्च में आता है टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विथ विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। जैसे ओजोन की लेयर की वजह से हमें पता चला कि कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, कि ओजोन की लेयर पॉल्यूशन की वजह से जा रही है, तो ये भी तो रिसर्च का ही आउटकम है। तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में क्या चीज हो रही है, ये भी हमें रिसर्च के थ्रू ही पता चली। और लास्ट पॉइंट आ जाता टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द कॉजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल बीइंग स्टडीड। यहाँ पे करप्शन का एग्जांपल ले लिया कि हमें ये समझ में आता है कि वेरिएबल्स क्या क्या है। एक एग्जांपल हमने एक्सीडेंट का लिया था, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं करप्शन का। कई ऐसी जगह पे देखा गया जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्शन कर रहे थे। जहां से आप बोल दें कि अनाज लेने आप जाते हैं, अनाज लेना है, वहां पे आपने बीपीएल कार्ड दिखाया लेकिन करप्शन हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन ये पता चला जब रिसर्च की गई, तो कि जितने लोगों को वहां पे रिक्रूट किया था वो सारे टेम्परेरी बेसिस पे थे और उनकी सैलरी बहुत कम थी। उस वजह से वो करप्शन के थ्रू पैसा कमा रहे थे। आज की डेट पे आप ट्रैफिक पुलिस में देखेंगे 5-5 हजार में रिक्रूटमेंट करते हैं, वो साइड में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, वो कभी ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे। वो करप्शन का क्या है, वो मास्क देख के पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं, रीजन भी वहां से पैसा मिलेगा, क्योंकि 5,000 में घर चलना नहीं है। थिंग्स आर वेरी क्लियर। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे सरपंच की आप सैलरी देख लें, 3,500 से 5,000 की सरपंच की सैलरी, उतने में तो गांव एक महीने घूम भी नहीं सकता गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो उसका पेट्रोल डीजल का ही खर्चा उससे ज्यादा हो जाएगा, तो वो करप्शन ही करेगा। तो दिस इज अ रिसर्च आउटकम, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो हम उसके पीछे के रीजन ढूंढ के उसका सॉल्यूशन लाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये किया गया है कि गवर्नमेंट ने उन सारे लोगों को जो अनाज वितरण के अंदर लगे हुए उनको परमानेंट जॉब दे दिया और उनका सैलरी हाइक किया। उसके बाद वो करप्शन कम हो गया और सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ, जो मिलना चाहिए था। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने सिर्फ अभी तक तो रिसर्च को समझने की कोशिश की। अभी तक हमने मिसकंडक्ट के बारे में बात नहीं छेड़ी।